वानी देवी गोयल सरस्वती विद्यानगर कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 इलास्टिसिटी, जिसे इंग्लिश में प्रत्यास्थता कहते हैं। इसमें जो अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है दो क्लैंपों के बीच कसे तार को ठंडा करने पर उसमें उत्पन्न बल, जिसे इंग्लिश में कहेंगे फोर्स प्रोड्यूस्ड इन कूलिंग ए बार stretched between two rigid support। इसके लिए आप देख रहे हैं कि चित्र में दो क्लैंपें P व Q के बीच कैपिटल L लंबाई तथा कैपिटल A अनुप्रस्थ पर क्षेत्रफल वाला कोई तार कसा हुआ है। इसलिए माना कि L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ पर क्षेत्रफल वाला कोई तार दो क्लैंपों P व Q के बीच कसा हुआ है। जब तार को ठंडा किया जाता है तो वह अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ना चाहता है, परंतु वह तार क्लैंपों के बीच कसा होने के कारण नहीं सिकुड़ पाता है। अतः तार के अंदर एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रत्यानयन बल भी कह सकते हैं, जिससे कि वह तार क्लैंपों पर भी यह बल आरोपित करता है। माना कि तार के यह पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y है तथा अनुदैर्ध्य संकुचन गुणांक अल्फा है, तब तार के ताप में डेल्टा टी की कमी करने पर सामान्य अवस्था से तार की लंबाई में स्मॉल l की कमी हो जाती है। तब तार के पदार्थ का संकुचन गुणांक L बराबर तार की लंबाई में कमी बटे तार की प्रारंभिक लंबाई इंटू होगा तार के ताप में कमी, और अल्फा बराबर होगा तार की लंबाई को स्मॉल l बटे कैपिटल L इंटू डेल्टा टी से तार में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति अल्फा डैश बराबर होगा स्मॉल l अपॉन कैपिटल L बराबर होगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। समीकरण नंबर 1। यदि तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y हो तब y वर्ग की परिभाषा से y बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल S बटे अनुदैर्ध्य विकृति अल्फा डैश। इसलिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल S बराबर होगा y गुणे अनुदैर्ध्य विकृति अल्फा डैश। उपरोक्त समीकरण से अल्फा डैश का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर तो S बराबर होगा y इंटू अल्फा टी। समीकरण नंबर होगा 2। उपरोक्त समीकरण 2 में राशि y अल्फा डेल्टा टी को तापीय प्रतिबल, जिसे इंग्लिश से कहते हैं थर्मल स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि यह तार में तार के ताप परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, परंतु अनुदैर्ध्य प्रतिबल S बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल बराबर F अपॉन A। इसलिए तार में उत्पन्न प्रत्यानयन बल F बराबर होगा A गुणे प्रतिबल। समीकरण नंबर होगा 3। समीकरण 2 से S का मान समीकरण 3 में रखने पर F बराबर होगा A इंटू वाई अल्फा डेल्टा टी, और इसी को लिख सकते हैं F बराबर वाई A अल्फा डेल्टा टी। समीकरण नंबर 4। उपरोक्त समीकरण 4 ही तार को ठंडा करने पर उसमें उत्पन्न बल F को प्रदर्शित करता है। इस समीकरण 4 से स्पष्ट होता है कि तार को ठंडा करने पर उसमें उत्पन्न बल उसकी प्रारंभिक लंबाई L पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इस समीकरण 4 में कैपिटल F अनुपस्थित है तथा यह तार के ताप में परिवर्तन डेल्टा T के अनुक्रमानुपाती होता है। यही कारण है कि टेलीफोन के जो तार होते हैं हमेशा गर्मियों में उन्हें ना कसकर सर्दियों में ही कसे जाते हैं। ये रहा दो क्लैंपों के बीच कसे होने पर उसे ठंडा करने पर उसमें उत्पन्न बल। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है अंतः परमाणु वलनियतांक इंटर
एटमॉस्फेरिक फोर्स कांस्टेंट। इसमें चित्र दिखाए गए हैं, चित्र 1, 2, 3। इन तीनों चित्र में कोई एल लंबाई, पहले चित्र में एल लंबाई का कोई तार है जिसके दो परमाणु के बीच की साम दूरी r0 है। दूसरे तार पर जब लंबाई के अनुदेश बाह्य विरूपक बल आरोपित किया जाता है तब माना कि इस तार की लंबाई में स्मॉल l की वृद्धि हो जाती है, तब परमाणु के बीच की दूरी r से बढ़कर r0 प्लस डेल्टा r हो जाती है। इससे ठोसों का बाह्य बलों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार होता है जिससे मानो कि इसके परमाणु एक दूसरे से काल्पनिक स्प्रिंग से जुड़े हों। क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी स्प्रिंग पर उसकी लंबाई के अनुदिश बाह्य विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो इसके अंदर उत्पन्न प्रत्यानयन बल स्प्रिंग में हुई वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रत्यानयन बल F प्रोपोर्शनल X। प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो इसकी जगह N1 समानुपाती नियतांक K का प्रयोग किया जाता है, तो F बराबर होगा KX समीकरण नंबर 1, जहां K एक समानुपाती नियतांक है जिसे स्प्रिंग का बल नियतांक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब किसी ठोस पर बाह्य विरूपक बल आरोपित करने पर उसके परमाणु के बीच की दूरी बदल जाती है, अतः इसके परमाणु के बीच उत्पन्न अंतः परमाणु बल F उनके बीच की दूरी में परिवर्तन डेल्टा L के अनुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल डेल्टा L और F डैश बराबर होता है K डैश इंटू डेल्टा R। समीकरण नंबर होगा 2। इसके आगे आपको कल डिस्कसिंग किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।